मेरा अब्बा रोज़ रात को नशा करके घर आता था। जिस दिन मेरा अब्बा नशा किए बगैर घर आता तो मेरी अम्मा ज़बरदस्ती उसे नशा करवा कर कमरे में ले जाती और 1 घंटे बाद जब निकलती तो कोई चीज़ कचरे वाले शॉपर में डाल कर बाहर फेंक देती। मैं सारी रात अम्मा अब्बा के कमरे में झांकने की कोशिश करती कि अम्मा अब्बा को ज़बरदस्ती नशा करवा कर क्या करवाती हैं। एक दिन अम्मा के जाने से पहले ही मैंने थोड़ी सी खिड़की खोल दी। जब दरवाज़ा बंद हुआ तो मैं सारी रात देखती रही और हैरान हो गई। नशे की लत एक ऐसी लाइलाज बीमारी है कि इससे सिर्फ नशा करने वाले की ही नहीं बल्कि उसके साथ जुड़े रिश्ते भी अज़ियत में मुब्तला हो जाते हैं। मैंने जब से होश संभाला था अपने वालिद को नशा करते ही देखा था। मेरे वालिद जब भी घर आते नशे से चूर होते, लेकिन मेरे वालिद बाकी लोगों से मुख्तलिफ थे। वे दिन रात नशा नहीं करते थे, बस रात को ही नशे में धुत होते थे। वरना मैंने अक्सर ऐसे घराने देखे हैं जहां नशा करने के आदी मर्द अपनी बीवियों के साथ बदसलूकी करते हैं, घर की चीज़ें बेचते हैं, मारपीट करते हैं। लेकिन मेरे घर में होने वाले वाक़यात बहुत अजीब थे। मैं 8वीं जमात में पढ़ती थी। मेरे वालिद के विरासत में 4 घर अपने ज़ाती थे जिनका किराया अच्छा खासा आता था, इसलिए अब्बा अगर ना भी कमाते तब भी हमारा घर अच्छा चलता था। लेकिन इसके बावजूद मेरे अब्बा का एक छोटा सा होटल था जिसे अब्बा चलाते थे। मेरे लिए हैरान कुन बात ये थी कि मेरे वालिद दिन में बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह से होते थे। उन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वे नशा करते हैं। वे काफ़ी समझदारी की बातें भी कर जाते थे और उनकी आंखों में वे नशा और खुमार नज़र नहीं आता था जो एक आदी नशे करने वालों की आंखों में दिखता है। वे सुबह उठकर नाश्ता करते और अपनी होटल चले जाते। पूरा दिन जी तोड़ मेहनत भी करते। दिन में उन्हें देखकर कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वे नशा करते हैं। लेकिन रात को जब वे घर लौटते तो नशे से चूर लड़खड़ाते कदमों से घर में दाखिल होते थे। उनकी आंखें नशे की वजह से सुर्ख हो रही होती थी। मेरी वालिदा दरवाज़ा खोलती और अब्बा को सहारा देते हुए अपने कमरे में ले जाती। उसके बाद अम्मी अब्बा कमरे से बाहर नहीं आते थे। पूरी रात अब्बा के कमरे की बत्ती भी जलती रहती थी और सरगोशियों की आवाज़ें भी आती रहती थी। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि अब्बा इतने नशे में घर लौट के अपनी कदमों पर चल नहीं पाते। उन्हें देखकर ये लगता था कि अभी बिस्तर पर लेटते ही सो जाएंगे, लेकिन उनके कमरे से आने वाली सरगोशियाँ कुछ और ही बताती थी। मेरे अब्बा रात को देर से घर नहीं लौटते थे। 12 या 1 बज जाएं तो वे सीधा कमरे में चले जाएं, बल्कि वे तो 8 से 9 बजे तक घर लौट आते थे। अम्मी उनके घर आने से पहले रात का खाना डटकर खा चुकी होती थी। अब्बा घर आते ही मेरे लिए भी कभी कभी खाना होटल से ले आते थे, खुद भी होटल से खा कर आते थे। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मेरी माँ बाप कमरे में करते क्या रहते हैं। मैं अम्मी और अब्बा की ये रूटीन 4-5 साल से देख रही थी। मैं उनकी इकलौती औलाद थी, लेकिन उन्हें मेरी फिर भी परवाह न थी। अम्मी बस रोटी बनाकर मेरे लिए रख देती, कहती जब भूख लगेगी तब खा लेना, और शाम होते ही जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटा कर। पहले तो मैं छोटी थी इसलिए इन बातों पर तवज्जो कम ही देती थी। मेरी उम्र 10 साल भी पूरी नहीं हुई थी जब अम्मा ने मेरा कमरा अलग कर दिया था। मुझे उस वक्त अकेले कमरे में खौफ आता था क्योंकि पूरे कमरे में सिर्फ मैं ही होती थी, और वह भी रात भर के लिए। अगर मेरा कोई बहन या भाई होता तो शायद मुझे इस बात से सरोकार ना होता कि मेरे माँ मेरे बाप के घर आते ही कमरे में क्यों चली जाती हैं और फिर सुबह ही बाहर आती हैं। मैं अब 8वीं जमात में थी और इस उम्र में ऐसी बातें जहन में ज़्यादा गर्दिश करती हैं। फिर मेरी दोस्त अक्सर अपनी किसी कज़न या चचा की शादी का जिक्र कर देती। हम सब लड़कियां अब उम्र के ऐसे मोड़ पर थी कि अब ऐसी बातें हमारे दिमाग में गर्दिश कर रही थी। अब खिलौनों में हमारा जी नहीं लगता था। हम ऐसी बातें चस्का देने लगी थी कि जैसे आजकल कौन सा फैशन चल रहा है, शादी पर लड़कियां क्या पहनती हैं, दुल्हन कैसी लग रही थी। मामू या चाचा की शादी पर उनका कमरा बंद हुआ और सुबह कब खुला, ये बात कोई अनोखी भी ना थी। नई शादीशुदा जोड़े के कमरे पर तो ना चाहते हुए भी सभी की नज़रें होती हैं। मेरी दोस्त अक्सर ऐसी बातें करके हंसती थी कि चचा ने नाश्ते के दौरान सबकी नज़रों से बचकर चच्ची को आंख मारी थी। हमने देख लिया था। कभी कहती कि दादी से छुपकर चचा ने चच्ची को गुलाब और कलियों के गजरे ला कर दिए थे, लेकिन दादी ने उन्हें 12 बजे से पहले कमरे में जाने नहीं दिया, इसलिए चाची का मूड बड़ा ख़राब था। ऐसी बातें हम सब लड़कियां बड़ी दिलचस्पी से सुनती थीं।
عجیب بات یہ تھی کہ ہم سب میں سے کسی کو معلوم نہ تھا کہ نئے شادی شدہ جوڑے کے بند دروازے کے پیچھے کی داستان کیا ہوتی ہے، لیکن دل میں جذبات کچھ عجیب سے ہی اٹھتے تھے۔ کبھی تجسا بھی ہوتا تھا کہ پتہ بھی تو چلے کہ اندر ہوتا کیا ہے۔ یہ سوال ایسا تھا جو ہم سب لڑکیوں کے دماغ میں اٹھتا تھا، لیکن شرما شرمی میں ہم ایک دوسرے سے ذکر نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن میرے دل میں ایک سوال اپنے ماں باپ کو لے کر بھی اٹھتا تھا، کیونکہ میرے گھر میں نہ تو دادی تھی نہ ہی کوئی چچا چچی، اور میرے ماں باپ بھی رات ہوتے ہی کمرے میں چلے جاتے اور پھر صبح ہی باہر آتے۔ جب تک میں سو نہیں جاتی تھی میری نظریں بار بار ان کے کمرے کے دروازے پر ہی گردش کرتی رہتی۔ میں نے یوں ہی ایک بار اپنی سہیلی سے پوچھ لیا کہ تم چچا چچی کے قصے تو بہت سناتی ہو، اپنے امی ابا کا کبھی کچھ نہیں بتایا؟ میری بات پر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی اس عمر میں ان کا کیا قصہ سنانا، ان کے تو آپس کے گلے شکوے ہی ختم نہیں ہوتے۔ امی اکثر ہم بچوں کے ساتھ ہی سو جاتی ہیں اور ابا بیچارے اپنے کمرے میں وقت کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کی زندگی میں بدلاؤ آ جاتا ہے، نہ جانے کیوں۔ لیکن مجھے اپنی دوست کی بات میں صداقت نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ میرے گھر میں تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ مجھے تو کم عمری سے ہی الگ کمرے میں سلانا شروع کر دیا تھا، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ امی کبھی میرے ساتھ سوئی ہوں۔ مجھے تیز بخار ہو، میں بیمار ہوں یا خوف سے ڈر گئی ہوں، امی کو میری زیادہ پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ بس ابا کے آتے ہی وہ کسی نئی نویلی دلہن کی طرح ابا کو لے کر کمرے میں بند ہو جاتی تھی، نہ جانے کیوں۔ لیکن اب نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنی ماں کی اذیتوادی زندگی کا جائزہ لینے لگی تھی۔ شاید میری عمر کا تقاضا تھا، پھر اس عمر میں مجھے میری ماں کی رہنمائی کی ضرورت تھی، جو مجھے اچھا برا سمجھاتی۔ لیکن میری ماں کے پاس وقت ہی کہاں تھا۔ میری توجہ کا مرکز آج کل اپنے اماں ابا تھے۔ میں نے سنا اور دیکھا تھا کہ نشہ کرنے والے مرد کے ساتھ رہنے والی عورتیں ان کے عتاب کا نشانہ بنتی ہیں، لیکن میری ماں کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ظلم سہتی ہوں گی، کیونکہ صبح جب وہ کمرے سے باہر آتی تو بالکل تازہ دم ہوتی۔ ان کے برعکس میرے والد کا چہرہ بجھا بجھا سا ہوتا۔ وہ ناشتے کے ساتھ درد کی دوا بھی کھاتے تھے، جیسے وہ تھکن سے چور ہو۔ شاید نشے کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا، اور میری ماں پیٹ بھر کر ناشتہ کرتی تھی۔ ایک بار جب میں اسکول سے واپس آ رہی تھی تو میں نے اپنے گھر سے ایک 20 سالہ لڑکے کو باہر نکلتے دیکھا۔ وہ میری ماں سے مسکراتے ہوئے واپس جانے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ میری ماں بھی اسے مسکرا کر الوداعی جملے ادا کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر میری ماں کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ وہ لڑکا مجھے دیکھنے لگا تھا۔ امی نے جب اس لڑکے کو دیکھا، وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا، تو وہ مجھ سے گھر کے اندر جانے کا کہنے لگی۔ میں گھر کے اندر چلی گئی۔ کافی دیر میری ماں اس لڑکے سے نہ جانے کیا باتیں کرتی رہی۔ میں نے پہلے اس لڑکے کو کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن میری ماں سے یوں بے تکلفی سے اس کی ایسی تھی جیسے پرانی کوئی پہچان ہو۔ امی جب اندر آئیں تو میں نے امی سے پوچھا کہ یہ کون تھا اور ہمارے گھر پر کیا کر رہا تھا۔ میری بات پر وہ کچھ نظریں چرانے لگی، کہنے لگی میرے دوست کا بیٹا ہے، یہاں سے گزر رہا تھا اس لیے مجھے سلام کرنے آ گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ میری ماں مجھ سے جھوٹ بول رہی ہیں، لیکن یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک بار ابا گھر پر آئے تو وہ نشے میں نہیں تھے۔ مجھے انہیں ہوش مندی میں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ وہ میرے لیے اس بار مٹھائی لائے تھے۔ میں بہت عرصے بعد اپنے باپ کو اس وقت ہوش و حواس میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے بے حد خوشی تھی، لیکن ابا کو ہوش میں دیکھ کر میری ماں بالکل گمسم سی ہو گئی تھی۔ پہلی بار ابا نے صحن میں دسترخوان بچھا کر میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ پھر مجھ سے میرے اسکول کا پوچھنے لگے۔ مجھے لگا آج میرے لیے عید کا سمے ہے۔ میں اپنے ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی روز تنہائی کا عذاب سہتی تھی۔ رات 8 بجے سے صبح 7 بجے تک میری ماں میرے باپ کو کمرے میں رکھتی تھی، اور اس کے بعد میں اسکول چلی جاتی تھی، اور ابا اپنے ہوٹل میں رات کو پھر سے وہ نشے میں ہوتے تھے۔ میں اپنے ہی گھر میں اپنے ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یوں رہتی تھی جیسے تنہا زندگی گزار رہی ہوں۔ آج میں بے حد خوش تھی، لیکن میری ماں یوں چپ سی تھی جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ مجھے تو لگا تھا کہ ابا کو یوں دیکھ کر میری ماں خوشی سے پھولی نہیں سمائیں گی، لیکن اماں تو چپ تھی، انہوں نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا۔ مجھے اپنی ماں کو دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ کھانا کھاتے ہی میری ماں نے ایک نشے کا سگریٹ میرے باپ کو پکڑا دیا، کہنے لگی اسے پیو، آج کیوں تم سگریٹ پی کر نہیں آئے؟ اپنی والدہ کے منہ سے یہ بات میں نے پہلی بار سنی تھی، اور میں سن کر شاکڈ ہو گئی تھی۔
बीवियाँ तो इस बात से खुश होती हैं कि शौहर ने नशा नहीं किया, लेकिन मेरी माँ खुद से मेरे बाप को सिगरेट ला कर दे रही थी। मेरे बाप ने एक नज़र मेरी माँ की तरफ देखा, कहने लगे कि आज रहने दो, आज मैं जीना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ ज़िंदगी क्या होती है। थक चुका हूँ नशे में रह कर। मेरे बाप के लहजे में नमी सी घुली हुई थी। पहली बार मुझे अपने अब्बा की बात सुनकर दिल को एक धक्का सा लगा था, लेकिन उसके बाद जो कुछ मेरी आंखों ने देखा वह मुझे हैरत के समंदर में गोता खाने के लिए छोड़ गया। मेरी वालिदा ने लाइटर्स में सिगरेट जलाया और ज़बरदस्ती मेरे बाप के हाथ में पकड़ा दिया। कहने लगी, तुम मुझे नशे में चूर ही अच्छे लगते हो, पियो इसे और चलो कमरे में। मैं हैरत से मुंह खोले अपनी माँ को देख रही थी। मेरी माँ का ये कौन सा रूप था जो मैं देख रही थी। मेरे वालिद ने नम आँखों से मेरी माँ की तरफ देखा और वे सिगरेट मुंह में रख लिया। तेज़ी से सिगरेट के कश लगाने लगे। सिगरेट पीते हुए मुसलसल मेरे वालिद के आंसू जारी थे। 1 मिनट में उन्होंने वे सिगरेट तेज़ी से पीकर नशे के जहर को अपने अंदर उतारा था। इतनी ही देर में मेरी माँ उन्हें दूसरा सिगरेट थमा चुकी थी। पहली बार मुझ पर ऐसी हकीकत खुली थी कि मेरा दिल अपने बाप की बेबसी देखकर कट कर रह गया था। 4 सिगरेट पीने के बाद मेरा बाप मदहोश हो चुका था। मेरी माँ उसे सहारा देते हुए अपने कमरे में ले गई। मैं यूँ थी कि जैसे कोई पत्थर सा मुजस्सिमा। मेरी माँ कैसी बीवी थी जो अपने शौहर को खुद जहर दे रही थी। मुझे पहली बार अपनी माँ से नफ़रत सी महसूस हुई थी। मुझे पहली बार ये लगा था कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मेरी माँ मेरे बाप के साथ कमरे में जाकर कुछ भी कर सकती हैं, पर मोहब्बत हरगिज़ नहीं। अब तो मेरा तर्स और भी बढ़ने लगा था कि आखिर मेरी माँ चाहती क्या हैं। अम्मी का कमरा बंद होने के बाद मैंने दस्तरखान उठाया, खाना संभाला और अपने कमरे में आकर लेट गई। मैं आज तक ये समझती रही थी कि नशा मेरा बाप अपनी आदत से मजबूर होकर करता है, लेकिन आज जो मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं है, सच कुछ और है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो गलत है। मैं उस वक्त ज़हनी इंतज़ार में मुब्तला हो गई थी। मुझे कहीं ना कहीं माँ अपनी कसूरवार लग रही थी। मुझे याद आने लगा कि अभी 6 माह पहले ही अब्बा नशे की ज़्यादती करने से तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। हमें तो यह डर लगने लगा था कि कहीं अब्बा मर ही ना जाएं। मैं उन दिनों रो रो कर अब्बा के लिए दुआएं मांगती थी। अम्मी भी उदास थी। मैंने आयत करीमा का वजीफ़ा शुरू कर दिया था कि मेरे वालिद को कुछ ना हो। मैं वही पढ़ रही थी जब अम्मी ने एक दिन एक वकील को घर पर बुला लिया और अब्बा के घर के कागजात लेकर बैठ गई। कहने लगी, अल्लाह तुम्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, लेकिन मौत एक अटल हकीकत है। बहरहाल अल्लाह ना करे कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई मुझ कमज़ोर औरत से तुम्हारी सारी जायदाद ये कहकर छीन लेंगे कि भाई की जायदाद पर हमारा ही हक है। मैं तो अपनी बच्ची के साथ कहाँ जाऊंगी। मेरे वालिद का सांस बुरी तरह से फूल रहा था। वे बार बार खांस रहे थे। उन्होंने इनहेलर किया। उसके बाद इनकी तबीयत कुछ संभली थी। उन्होंने सारे घर और अपना होटल मेरी माँ के नाम लगा दिया। मेरी माँ की आंखें उस वक्त खुशी से चमकी थी, लेकिन मेरे वालिद 15 दिन के बाद ही ठीक होने लगे। 1 महीने में वे बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो चुके थे। डॉक्टर ने उन्हें सख्ती से नशा करने से मना किया था कि अगर वे बाज ना आए तो मर भी सकते हैं। लेकिन अगले ही माह अब्बा फिर से नशे में धुत घर आने लगे। मैंने अम्मी से बहुत बार कहा कि आप अब्बा से कहा करें कि वे अब नशा छोड़ दें। अब्बा आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपकी बात नहीं टालते। वे कहने लगे कि तुम्हें क्या लगता है मैं मना नहीं करती। मैं तो रो रो कर इस शख्स से मिन्नत समाजत करती हूँ कि नशा छोड़ दे, लेकिन वह मेरी सुनता कब है। अम्मी उस वक्त नम आँखों से मुझसे कह रही थी। मुझे उस वक्त यही लगा कि अब्बा ही नशा छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन आज जो राज मुझ पर खुला था मेरा जहन दंग सा रह गया था। मैं पूरी रात सुकून से सो नहीं पाई थी। रात को बार बार मेरी आँख खुल जाती तो मेरे जहन में सारी बातें याद आने लगती। मैं उठकर बैठ गई, फिर भी मुझे चैन नहीं आया तो मैं अपने कमरे से बाहर निकल आई। मुझे अभी भी दबी दबी सरगोशियों की आवाज़ें कमरे से आ रही थी। मैं अम्मी के कमरे के पास आ गई और कमरे की खिड़की के पास आ गई। मैंने धीरे से खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन खिड़की अंदर से लॉक थी। मैं मायूस सी होकर अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक ऐसी तरकीब आई कि मैं वो सोचकर खुश हो गई। अगली ही रोज़ मैंने अपनी सोच को अमली जामा पहनाते हुए दिन के वक्त अम्मी के कमरे में जाकर खिड़की का लॉक खोल दिया, लेकिन खिड़की वैसे ही बंद रहने दी। अब मुझे रात के होने का इंतज़ार था। पूरा दिन मैंने घड़ी की सुइयां देखकर गुजारा था। आखिरकार वे वक्त भी आ पहुंचा जब मुझ पर यह राज भी खुल जाता कि बंद कमरे का असल माजरा क्या है। मैंने रात के 2 बजे वे खिड़की का पट हल्का सा खोला और जो मंजर मैंने देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिल यूं था कि धड़कना भूल गया हो। मैं सांस लेना भूल गई थी। मेरा बाप ज़मीन पर बेसुध
बेसुध बेहोशी की हालत में लेटा हुआ था और मेरी माँ बिस्तर पर उस 20 साला लड़के के साथ। मैंने खिड़की बंद कर दी और वापस अपने कमरे में आ गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी माँ ऐसा कैसे कर सकती थी? तो क्या इसलिए मैं मेरे बाप को नशा देती थी ताकि खुद किसी नौजवान लड़के के साथ वक्त गुजार सके? ज़ब्त शायद मेरे बस की बात नहीं थी। मैं रो रही थी, मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं पूरी रात रोती रही। सुबह स्कूल के वक्त मेरी आँख नहीं खुली। मुझे 2 दिन बुखार चढ़ा रहा। मैं बेसुध अपने कमरे में लेटी रही। मुझे मेरी माँ बस खाना और दवा देती और कमरे से बाहर चली जाती। मेरे दिल में अपनी माँ के लिए बस एक ही जज्बा था और वे था नफ़रत का। रात को एक बार फिर मेरे वालिद मेरे कमरे में आकर बैठ गए। मैं तब भी बुखार में थी। वे मेरे सरहाने बैठकर मेरे सर पर शफ़क़त से हाथ फेरने लगे। कहने लगे, मेरी गुड़िया को बुखार कैसे हो गया? वो उस वक्त नशे में नहीं थे। मैंने कमज़ोरी की वजह से आंखें बंद किए लेटी हुई थी, लेकिन अपने बाप की बात पर मैंने बेमुश्किल आंखें खोलकर उन्हें देखा। वे मुझे बड़ी मोहब्बत से देख रहे थे। उनकी आंखों के नीचे गहरे हल्के गड्ढे पड़ चुके थे। उनकी सेहत पहले से काफ़ी बिगड़ चुकी थी। मुझे अपने बाप की हालत पर रोना आने लगा। मेरे दिल से एक सिसकी बेख्तियार निकली थी। आंखों से आंसू टूट कर निकले और बहते हुए तकिए में ज़ब्त हो गए। मेरे आंसू देखकर मेरा बाप तड़प सा गया। उसने फ़ौरन मेरे आंसू साफ़ किए। कहने लगे, ना मेरी गुड़िया, यूँ रोते नहीं। मैंने कहा, अब्बा आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। वे कहने लगे, तुम तो मेरी जान हो, मेरी बेटी हो। मैंने कहा, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे देंगे? मेरे आंसू अब भी बह रहे थे। वे कहने लगे, सब कुछ तुम्हारे ही तो नाम है मेरी चंदा, और क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। मैंने कहा, मुझे मेरे अब्बा ला दें। ये कहकर मैं सिसकियाँ लगा कर रोने लगी और उनका हाथ पकड़ कर चूमने लगी। मैंने कहा, अब्बा आप नशा छोड़ दें, नशा आपके लिए जहर है, आपको मार डालेगा। मुझसे आपका सदमा सहा नहीं जाएगा। मेरा यूँ फूट फूट के रोने पर वे मुझे चुप करवाने लगे। कहने लगे, तुम्हारा बाप सख्त जान है, इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। मैंने कहा, आपको नहीं पता अब्बा, अम्मी अच्छी औरत नहीं है। वे कहने लगे, नहीं गुड़िया, अपनी माँ के लिए ऐसे मत कहो। मैंने कहा, आप नहीं जानते अब्बा कि वे क्या करती हैं। मैंने अपने बाप को सारी बात बता दी। मुझे लगा था कि वे मेरी अम्मा से नाराज़ हो जाएंगे। वे कहने लगे कि तुम्हारी माँ मुझसे नफ़रत करती है। जो कुछ मैंने उसके साथ किया है वे मुझसे नफ़रत ही कर सकती है। मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? वे मुझसे कहने लगे, तुम्हारी माँ मेरी खाला जान की कज़न थी, इसके वालिद हादसे में मर गए तो हमारे घर रहने लगी। मैं उम्र में उससे 3-4 साल छोटा था, इसलिए वो मुझसे अपना छोटा कज़न ही समझती थी। लेकिन मुझे उससे मोहब्बत हो गई। जब मैंने अपनी अम्मी से अपनी पसंद का इजहार किया तो मेरी माँ ने मेरी बात को एक जज्बातीपन समझा था और तुम्हारी माँ की शादी किसी और से कर दी। मैं उस दिन बहुत रोया था, पागल सा हो गया था, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारी माँ को ये बात जाहिर नहीं करवाई। वक्त यूं ही गुजरने लगा। तुम्हारी माँ को अपने शौहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, लेकिन उसकी सास बड़ी ही जालिम थी। मियाँ बीवी को चैन से नहीं रहने देती थी। फिर तुम्हारी माँ ने एक बेटे को जन्म दिया और उसके बाद भी उनके झगड़े तूल ही पकड़ते गए, यहाँ तक कि तुम इस दुनिया में आ गई। अपने वालिद की ये बात सुनकर तो मैं हैरान सी रह गई कि वे मेरे सगे बाप नहीं थे। फिर उन्होंने कहा कि एक दिन तुम्हारे माँ बाप का झगड़ा इतना बढ़ गया कि उस शख्स ने तुम्हारी माँ को तलाक दे दी। इसके बाद वे वापस हमारे घर आ गई। इद्दत पूरी होते ही मैंने फिर से अपनी वालिदा से कहा कि वे मेरी शादी तुम्हारी माँ से करवा दें। यूँ मेरी शादी उससे हो गई तो तुम्हारे बाप ने बेटा अपने पास रख लिया और तुम्हें तुम्हारी माँ को दे दिया। मुझे तुम्हारी माँ से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए तुमसे भी हो गई। मैंने तुम्हारी माँ से साफ कह दिया था कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा साहब शौहर के साथ रहता है, इसलिए तुम कभी उससे मिलोगी भी नहीं, क्योंकि वह आएगा तो उसके बाप को भी आने का बहाना मिलेगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। वे चुप सी हो गई। उसने कभी बेटे से मिलने की ज़िद भी नहीं की, लेकिन मेरे साथ मोहब्बत ना कर सकी। तुम्हारी माँ ने मेरे साथ शादी तो कर ली, लेकिन मोहब्बत अपने पहले शौहर से ही करती थी। फिर उस शख्स ने एक बार ये कहा कि वे मुझसे तलाक लेकर वापस उससे निकाह कर ले। जब ये बात तुम्हारी माँ ने सुनी तो मुझसे तलाक मांगने लगी। मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। पहले मैं सिर्फ सिगरेट पीने का आदी था, मगर मेरी सिगरेट में नशा कब से ढलना शुरू हो गया मैं नहीं जानता था, लेकिन मुझे सिगरेट पीने के बाद नशा सा होने लग जाता था। मैं जब भी सिगरेट छोड़ने का इरादा करता तुम्हारी माँ अपनी कस्में देकर मुझे सिगरेट पिलाने लगती। ये मेरी मोहब्बत थी कि मैं इनकार नहीं कर सकता था। शायद वे समझती थी कि नशे की वजह से मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये नशा मुझसे बस मेरा सांस ही नहीं छीन सका। मैंने तुम्हारी माँ को आज़ाद नहीं किया क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता था और वे मुझसे आज़ादी हासिल करने की खातिर मुझे नशे में मुब्तला करने लगी ताकि अपने बेटे से मिल सके। वो रात को मुझे नशे में रखकर अपने बेटे से बातें करती है। उसने मुझसे मेरी जायदाद मांगी तो मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया जो तुम्हें 18 साल की उम्र में मिल जाएगा। वह मुझे नशे का आदी बनाकर मारना चाहती थी ताकि उनके साहब का शौहर से शादी कर ले, लेकिन आज उसका वह शौहर ही मर गया।
تمہاری ماں نے آج مجھے سگریٹ نہیں دیا بلکہ آج وہ خود کو کمرے میں بند کر کے رو رہی ہے، سوگ منا رہی ہے، لیکن میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں جانتا تھا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ مجھے تمہاری ماں پر بس یہ افسوس ہے کہ جس شخص نے ذرا سے جھگڑے پر اسے طلاق جیسی لعنت سے نواز دیا، تمہاری ماں کو ابھی بھی اسی سے محبت ہے، اور جس نے اسے سہارا دیا وہ اسی کو مارنا چاہتی تھی۔ میرا سگا باپ مر چکا تھا لیکن مجھے ذرا افسوس نہ ہوا تھا کیونکہ میں اپنی ماں کی طرح احسان فراموش نہیں ہو سکتی تھی۔ جس شخص نے مجھے باپ بن کر پیار کیا تھا میں اسی کو اپنا باپ مانتی ہوں اور انہی سے پیار بھی کرتی ہوں۔